नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल एग्जाम पे चर्चा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था एवं पारित कर दिया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इतनी देरी क्यों की गई? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, जिसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, मतलब मिश्रण है। दोस्तों, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों तथा संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं का सारगर्भित रूप है। आइए प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी मेंस में प्रस्तावना डायरेक्टली पूछी जाती है। या तो आपको 3 नंबर में पूछ देगा प्रस्तावना क्या है, या तो 5 नंबर में पूछ देगा। तो आपको प्रस्तावना पूरी याद होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ यूपीएससी और इन सभी एग्जामों के प्री में भी प्रस्तावना से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रस्तावना के कुछ टर्म्स हैं जिन्हें लोगों को समझने में दिक्कत जाती है, तो आइए उसकी बात करते हैं। दोस्तों, हम भारत के लोग का मतलब है संविधान की शक्ति का जो केंद्र है वो भारत के लोग हैं। दूसरा है दोस्तों संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब जो हमारा भारत है वो अपने बाह्य और आंतरिक मामलों के निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र है। समाजवादी का अर्थ होता है दोस्तों समाज में आर्थिक समानता स्थापित करना एवं समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान का प्रयास करना। अगला है आपका दोस्तों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, यहां पर ना किसी धर्म को बढ़ाया जाएगा ना किसी धर्म को घटाया जाएगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान है। लोकतंत्रात्मक। दोस्तों, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है भारत में शासन का जो संचालन है वो सीधे जनता द्वारा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है दोस्तों राज्य का जो प्रमुख है वो वंशानुगत नहीं है, एक निश्चित समय के लिए चुनाव द्वारा चुनकर आता है। दोस्तों, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है आपका सामाजिक, एक है आपका आर्थिक, एक है आपका राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। न्याय कितने हैं? 3। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना।
तो स्वतंत्रता कितनी हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है दोस्तों। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब होता है दोस्तों भाईचारे की भावना बढ़ाने के लिए। तो ये सभी जो वर्ड हैं ये एमपीपीएससी प्री में 3 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और लोगों को जल्दी समझ में भी नहीं आते, तो मैंने समझाने का दोस्तों प्रयास किया है। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। पहला है आपका समाजवादी, दूसरा है आपका पंथ निरपेक्ष, और तीसरा आपका आता है दोस्तों अखंडता। इन 3 शब्दों को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको आप याद रखेंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय निर्वाचन आयोग की विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग एमपीपीएससी प्री में यूनिट 10 में सिलेबस में है आपके, और साथ ही एमपीपीएससी मेंस के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ यूपीएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जामों के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से भारतीय निर्वाचन आयोग का अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्या है निर्वाचन आयोग? भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से भारत के संविधान के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों ये स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है, साथ ही साथ ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय मतलब होता है दोस्तों इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। दोस्तों ये आपका मुख्य निर्वाचन आयोग है। राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का अलग प्रावधान है। वर्णन किसमें है दोस्तों? तो भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। संरचना क्या है दोस्तों? एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। ये कोई फिक्स नहीं है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तो फिक्स है, लेकिन जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं इसके निर्धारण की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है। दोस्तों निर्वाचन आयोग जो है वो मूल रूप से एक सदस्यीय आयोग था, इसमें कई बार परिवर्तन हुए और अंतोगत्वा 1 अक्टूबर 1993 को इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। तो वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसमें नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं इनकी नियुक्ति। दोस्तों कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 साल या 65 वर्ष है, जो भी पहले हो। इसको राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया गया है। दोस्तों इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और नियुक्ति के बाद सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों पद से हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाया जा सकता है? पहली बात, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे दें। दूसरा, पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन
उसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो आपके मन में यह प्रश्न होगा कि दो अन्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं उन्हें कैसे हटाया जाएगा? तो उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह के द्वारा ही हटाया जाएगा। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये सलाह दे दें कि इन्हें हटाया जाना चाहिए तो राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। क्या राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। संसद के द्वारा कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। निष्कासन के लिए 2/3 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। दोस्तों संसद की जो प्रक्रिया है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। उसी तरह राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद जो प्रस्ताव है स्पीकर को सौंपा जाएगा। जिस सदन में पेश होगा लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर उस सदन में समिति का गठन करेंगे। समिति जांच करेगी कि जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं या सही। जांच के बाद अगर आरोप सिद्ध होता है, जांच के बाद अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो जिस सदन में प्रस्ताव पारित किया गया था उसके 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद या वोटिंग के बाद उस सदन में प्रस्ताव पास हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन के भी 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद पारित मान लिया जाएगा। ये पूरी कार्यवाही दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश अन्य पदों के लिए होती। संबंधित अनुच्छेद दोस्तों आपका अनुच्छेद 324 भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 325 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मतलब धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने से अपात्र घोषित नहीं कर सकते। साथ ही वो व्यक्ति किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा भी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का जो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। मतलब दोस्तों लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। इसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष है। पहले ये दोस्तों 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में जो उपबंध करने की शक्ति है वो संसद के पास है। किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, ऐसा आपका 328 कहता है। 329 क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब परिसीमन के मामले को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। परिसीमन क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा को तय करना परिसीमन कहलाता है। निर्वाचन आयोग के कार्य भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं के चुनाव करवाना, निर्वाचक नामावली तैयार करना,
योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना व मतदाता पहचान पत्र जारी करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, आचार संहिता जारी करना ताकि कोई अनुचित कार्य ना करे, मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना, संसद और विधान मंडलों के सदस्यों की अयोग्यता संबंधी मामले में राष्ट्रपति व राज्यपाल को सलाह देना। दोस्तों, ये मुख्य कार्य मैंने बताए हैं। इसके अलावा भी कई सारे कार्य हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियों की बात करेंगे। चुनाव सुधार के संबंध में समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया। उसमें से प्रमुख समितियां आपके सामने मैंने रखी हैं। पहली है संयुक्त संसदीय समिति, कब गठित हुई? 1971-72 में। दूसरी है तारकुंडे समिति, कब गठित हुई? 1974-75 में। तीसरी है दिनेश गोस्वामी समिति, कब गठित हुई? 1990-91 में। चौथी है वोहरा समिति, कब गठित हुई? 1993 में। पांचवी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, कब गठित हुई? 1998-99 में। छठवीं है तनखा समिति, कब गठित हुई? 2010 में। दोस्तों, ये सब समितियां प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए। क्या प्रावधान है? निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, मतलब निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो संविधान में किया गया है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त है। तीसरा, नियुक्ति के पश्चात सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। चौथा, मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्तों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई। पांचवा है वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। दोस्तों, अब हम निर्वाचन आयोग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन जी। प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी वी.एस. रमा देवी। वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं, जिन्होंने अप्रैल 2021 में पदभार ग्रहण किया। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ तथ्य। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग का जो मुख्य कार्य है वो राज्य के अंदर पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना है। पंचायतों के चुनाव का जो उल्लेख है संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 243 के में किया गया है। वहीं नगर पालिकाओं के चुनाव कराने का जो उल्लेख है संविधान के भाग 9 का में आर्टिकल 243 ZA में किया गया है। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। पदावधि व सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा अवधारित की जाती हैं और इनमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। कार्यकाल क्या है? 6 साल या 66 साल। क्या है दोस्तों कार्यकाल? 6 साल या 66 साल। मध्य प्रदेश के प्रथम आयुक्त थे NV लोहानी जी। वर्तमान में है बसंत प्रताप सिंह जी। राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने वाला प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि एजुकेशन से जुड़े मेरे सभी वीडियो आप सभी को प्राप्त होते रहें। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी सभी PDF एवं मेरे लेक्चर की PDF आसानी से प्राप्त होती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप चाहें तो वहां से भी जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।